मैं उसके सामने खड़ा उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मेरी आंखें लाल अंगारे जैसी हो चुकी थीं और नसें गुस्से के मारे तन गई थीं। मुझे तो जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुझसे ऐसी मांग भी कर सकता है। बिना किसी शर्म या लिहाज के उसने कितनी ढटाई से ये सब कह दिया था। और जब मुझे यकीन आया तो मैंने एक घूंसा उसके चेहरे पर जड़ दिया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह से रिएक्ट करूंगा, इसलिए वो ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर उठते ही उसने कहा कि अब मेरी कीमत दोगुनी हो गई है। पहले सिर्फ एक रात की बात की थी, अब 2 रात के लिए मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए होगी। और अगर तुमने मुझ पर दोबारा से हाथ उठाया तो 2 से 3 रातें कर दूंगा और फिर इसी तरह से बढ़ाता जाऊंगा। उसने अपनी उंगली मेरे लाल पड़े चेहरे की ओर उठाई और मैं और भी लाल पड़ गया। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? तुम होश में तो हो? तुम मुझसे किस तरह की मांग कर रहे हो, घटिया इंसान? वो कहने लगा, खुद ही तो कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है और मेरी यही शर्त है। और तुम जानते हो ना कि मैं कितना जिद्दी इंसान हूँ। एक बार जो बात अपने मुंह से निकाल दूँ उसे पूरा करके रहता हूँ। तुम जानते हो कि मेरे सामने तुम इनकार नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। और ऐसी औरत तुम्हारे पास भला क्यों रहेगी जिसके जेब में एक धेला तक ना हो? ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, बस 2 रात की ही तो बात है, और 2 रातें भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, वरना मैं तो सिर्फ 1 रात के लिए मांग रहा था। वो कमीनेपन से हंसा था और मैं अंदर तक जल कर राख हो गया। मुझे आज पहली बार अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। इस कंपनी को खड़ा करने में मैंने 10 साल लगाए थे और मेरे सामने खड़ा इंसान मेरा पार्टनर था, जिसके साथ मिलकर मैंने इसकी नींव रखी थी। मगर तब मैंने उस पर आंखें मूंद कर विश्वास किया था, इसीलिए सारे दस्तावेज उसी के पास थे और उसने मेरे इस भरोसे का इतना गलत फ़ायदा उठाया कि मुझसे उन पर साइन करवाकर कंपनी के सभी शेयर अपने नाम करवा लिए। और जब मैं 5 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंच गया तो उसने मुझे मुंह के बल गिरा दिया। वो मेरा दोस्त था, मगर वो इतना घटिया होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। और जब मुझे उसकी असलियत का पता चला तो पानी सिर से बहुत ऊपर निकल चुका था। मगर उसने मुझसे एक शर्त रखी थी। सिर्फ एक शर्त पर मुझे मेरी कंपनी के शेयर लौटाने को वो तैयार था, अगर मैं अपनी बीवी को उसके हवाले कर देता। और मैं उसकी ये शर्त सुनकर ही गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया था। मैं इतना बेगैरत इंसान नहीं था कि अपनी जान से प्यारी बीवी को उसके हवाले कर दूं। कोई भी मर्द इतना बेगैरत नहीं होता और मेरा ये रिएक्शन बिल्कुल जायज़ था। मगर उसने मेरे घूंसे का जवाब 1 रात और बढ़ाकर दिया था और मैं उसे बेबसी से गुस्से से देख रहा था। काश कि मैंने उस पर इस तरह भरोसा न किया होता, मगर अब शायद हर चीज़ रेत की तरह मेरी मुट्ठी से निकलने वाली थी। मेरा ताज के पत्तों से बना सपना बस बिखरने ही वाला था, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उसकी ये घटिया शर्त नहीं मान सकता था। भला मैं अपनी पायल को उसके हवाले कैसे कर सकता था? नहीं, कभी नहीं। और चाहे मैं सड़क पर ही क्यों न आ जाऊं, मैं कभी भी किसी मर्द की गंदी नज़र अपनी पायल पर नहीं पड़ने दूंगा। मैंने दिल में एक इरादा किया और उसे भी धमकी दी, खबरदार जो आइंदा अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया। और रही बात इस कंपनी के शेयर्स की, तो मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा और वहीं पर हमारी बात होगी, क्योंकि सिर्फ एक दस्तखत के आधार पर सब कुछ अपने नाम करवा लेना इतना आसान नहीं है। मैंने उसे चुनौती दी थी और वो ठहाका लगाकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरी जान, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, बल्कि पक्का काम किया है। तुम जिस कोर्ट में चाहो चले जाओ, मेरी तरफ से खुली छूट है, मगर तुम्हें घुटनों के बल मेरी तरफ आना ही पड़ेगा और फिर मेरी इस पेशकश को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जानता हूँ कि सिर्फ 2 रातों के लिए तुम सड़क पर आना बर्दाश्त नहीं करोगे, बस जरा सी ही तो कुर्बानी है। ऐसा भी क्या कर लूँगा मैं इन 2 रातों में उसके साथ? वो आखिर में बड़ी ज़ोर से बेशर्मी से हंसने लगा और मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या कर डालूँ या फिर अपना ही सर दीवार में मार लूँ। मैं गुस्से से फनकता हुआ वहाँ से निकल पड़ा, क्योंकि अगर मैं कुछ देर और उसकी शक्ल देखता तो शायद गुस्से के मारे उसका कत्ल ही कर देता। मगर ये तो तय था कि मैं उसकी इन गीदड़ भभकियों में आने वाला नहीं था। आखिर कोई तो तरीका होगा। मगर शायद ये मेरी खुशफहमी थी और शायद मुझे आखिर में उसके आगे झुकना ही था। इस बात से बेखबर मैं गुस्से से तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मेरा गुस्सा और जुनून बढ़ता जा रहा था और मैं जानता था कि इस जुनून को कौन ठंडा कर सकता है, और मैं उसी के पास जा रहा था। मैं जब घर पहुंचा तब तक मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। पायल चिंतित होकर मेरी तरफ आई और मेरा कोट उतारा।
कहने लगी, क्या बात है, लगता है आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, मुझे तो भूलते ही जा रहे हो। उसने हल्का सा शिकवा किया। मैंने कहा, तुम कोई भूलने वाली चीज़ हो? तुम तो मेरी ज़िंदगी का असल खजाना हो। तुमसे बढ़कर मुझे किसी चीज़ से लगाव या प्यार नहीं। उसने कहा, क्या हो गया है आज आपको? आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। मैंने उसे दोनों कंधों से थाम कर अपने पास खींचा, उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे और उसका माथा चूम लिया। मैंने कहा, तुम ही मेरे सुकून का जरिया हो। तुम्हारे बिना जीने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी आंखें फिर से लाल होने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी छलक पड़ेंगी। वो चिंता से मेरे माथे को छूने लगी और बोली, क्या हो गया है करण? मुझे बताओ, कुछ हुआ है क्या? तुम इस तरह खोने की बातें क्यों कर रहे हो? वो चिंता दिखाने लगी थी। मेरा और पायल का ऐसा रिश्ता था कि हम बिना कहे एक दूसरे के दिल का हाल जान लेते थे। वो मेरी आंखें पढ़ लेती थी और मैं उसके दिल की हर धड़कन को समझता था। भला मैं पायल को किसी और के हवाले कैसे कर सकता था? क्या मैं इतना गिरा हुआ इंसान हो सकता था कि अपनी कंपनी के लिए अपनी बीवी, अपनी इज्जत, अपनी मोहब्बत से हाथ धो लूँ? मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि असल में उसने इतनी गिरी हुई बात मुझसे क्यों की। हमारी इतनी पुरानी यारी थी और वो तो पायल का अच्छा दोस्त भी था। वो इतनी घिनौनी बात कैसे कर सकता था? मैं पायल को देख रहा था और सोच रहा था कि विजय के बारे में उसे क्या कहूँ। उसने मेरे चेहरे के सामने चुटकी बजाई और पूछा, किस सोच में गुम हो गए हो? खाना लगा दूँ आपके लिए? मैंने कहा, हाँ तुम लगाओ, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। वो मुस्कुराकर चली गई। अगर मैं पायल को बता देता कि विजय ने कितनी घिनौनी मांग रखी है तो शायद वो मुस्कुराना भूल जाती और इसी वक्त तो गुस्से में आकर उसे एक जोर का थप्पड़ मारती। मगर मैं पायल को अभी कुछ बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं विजय की बात कभी भी मानने वाला नहीं था। यही मेरी सोच थी। लेकिन जो इंसान सोचता है वैसा हकीकत में हो जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। कभी कभी हकीकत हमारी सोच से बहुत परे और बहुत उलट होती है और हम बस हाथ मलते रह जाते हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं पायल को कब से इतना चाहने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी नसों में ज़िंदगी बनकर दौड़ने लगी हो। हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी और मैं और विजय बिजनेस डिपार्टमेंट के थे। हम तीनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन मेरा और पायल का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर कुछ और था। ऐसा रिश्ता जो दिखाई नहीं देता था मगर फिर भी सबको नज़र आने लगा था। जब कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में मैंने पायल को एक गुलाब दिया तो वो बोली, कॉलेज छोड़ने के बाद हम एक दूसरे को नज़र नहीं आएंगे, शायद तुम मुझे भूल ही जाओ। वो जैसे हल्की नाराज़गी से बोली थी और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान हुई। मैंने कहा, यह हाथ मैं हमेशा के लिए थामना चाहता हूँ। इसे तुम्हारे पापा से मांगना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो। मेरी बात पर वो एकदम से शर्माई और बोली, फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? हम तो दोस्त हैं ना। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें कभी दोस्त नहीं समझा, बल्कि तुम मेरी दोस्त से बहुत आगे बढ़कर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ और जिसे ज़िंदगी में शामिल करना हो उससे फ्लर्ट नहीं, उससे इश्क किया जाता है। वो एकदम से शर्मा गई। यूँ हमारे कॉलेज के ख़त्म होते ही हमारी मोहब्बत की शुरुआत हो गई। विजय ये बात नहीं जानता था। मैं उसे तब बताना चाहता था जब मेरी और पायल की सगाई पक्की हो जाती। ये उसके लिए सरप्राइज़ होने वाला था, क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत की चर्चा कभी किसी से नहीं की थी, बस अपने दिल के निचले खानों में इसे दबा रखा था। कॉलेज के बाद मेरा और विजय का साथ मिलकर बिजनेस करने का प्लान था। हम दोनों ही बहुत काबिल स्टूडेंट थे। हमारी आंखों में कुछ करने के ख्वाब थे। एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन के सपने थे और हमारी दोस्ती भी गहरी थी। इसलिए हमने अपने एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत पहले ऑनलाइन की थी, क्योंकि प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने सोचा था पहले एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपना बिजनेस फैलाएंगे और फिर अपनी एक कंपनी बनाएंगे और उसे और भी बड़ा करेंगे। इस दौरान पायल के साथ भी मेरी मुलाकातें होती रहीं। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि 1 साल के अंदर अंदर उसे अपना बना लूँगा। तब तक मेरा बिजनेस भी खुद चल जाएगा और पायल के घर वालों के पास इनकार करने की वजह भी नहीं होगी कि लड़का बेरोजगार नहीं है। हम अक्सर ही गेट टुगेदर भी रख लेते थे। मैं, विजय और पायल महीने में एक बार कहीं ना कहीं साथ मिलते और खूब मस्ती करते थे। मुझे कभी कभी लगता कि विजय को बता देना चाहिए, मगर मैं डायरेक्ट सगाई पर उसे बुलाकर सरप्राइज़ देना चाहता था। और ठीक 1 साल बाद आखिरकार मैंने ये कारनामा कर ही लिया और पायल के साथ मेरा रिश्ता पक्का हो गया। हमारी वेबसाइट भी चलने लगी थी और ऑनलाइन काफ़ी ऑर्डर्स मिलने लगे थे। मैं और विजय दिन रात मेहनत कर रहे थे और अब तो मुझे अपना भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा था।
ऊपर से पायल को पाने की खुशी से मैं हर समय अपने होठों पर मुस्कान लिए रहता। मनीष, जो कि हमारी टीम में था, काफ़ी टटोलने लगा था मुझे, तो मैं उसे टाल देता और कहता कि समय आने पर सब बता दूंगा, ये एक सरप्राइज़ है। जब मैं एक आंख दबाकर ये कहता तो वो सोच में पड़ जाता। फिर जब मैंने विजय के सामने अपनी सगाई का निमंत्रण रखा था तो वो सन्न रह गया था। वो मुझे हक्का बक्का होकर देखने लगा। जब उसने कार्ड पर करण के साथ पायल का नाम देखा तो उसकी उंगलियों में साफ कपकपाहट होने लगी थी और उसका चेहरा चूने जैसा सफ़ेद पड़ गया था। विजय ने पूछा, ये क्या मजाक है करण? मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा और एक आंख दबाई। फिर कहा कि पायल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, सबसे बड़ी ख्वाहिश जो पूरी होने के करीब है, और मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? कुछ क्षणों के लिए वो बिल्कुल चुप होकर मुझे देखता रहा। मैंने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई और कहा, क्या हो गया? सांस क्यों अटक गई? उसने कार्ड मेज पर पटक दिया और कहा, मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था और वह मुंह दूसरी तरफ करके कंप्यूटर पर काम करने लगा। मैंने उसके कंधे पर झुकते हुए कहा, सॉरी यार, गलती हो गई। इस तरह मुंह तो मत फुलाओ। पायल कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी जो मैंने तुमसे छीन ली। मैंने ये बात मजाक में कही थी, मगर उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। वो गुस्से में मुझे देखने लगा और फिर अचानक खड़ा होकर मेरे सामने आ गया। उसने कहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे पायल पसंद है तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? क्या तुम मेरी बात मान लोगे? उसकी बात सुनकर तो मैं एकदम सन्न हो गया था। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये कौन सा मजाक है? उसने कहा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने मेरे साथ मजाक किया, बल्कि तुम दोनों ने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैंने कहा, देखो विजय, पायल सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर हम दोनों शादी कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? हाँ, तुम्हें देर से बताया, ये मेरी गलती है और मैं इसे मानता हूँ, लेकिन अगर पहले भी बता देता तो तुम क्या कर लेते? क्योंकि पायल सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। पायल से तुम कैसे प्यार कर सकते हो? वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। विजय कहने लगा, क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारी भी तो वो दोस्त थी ना। अगर तुम उससे प्यार कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया। विजय ने कहा कि तुमने भी तो नहीं बताया, और अब रखो उसे अपनी नाम करने के बाद। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसने जैसे मुझसे शिकायत की थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने उसे दोनों कंधों से पकड़ लिया और कहा, सॉरी यार, अगर हमने तुम्हें हर्ट किया तो माफ़ कर दो। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, सिर्फ इस वजह से नाराज़ मत हो हमसे। ये तो दिलों के मामले हैं, दिल जिस पर आ जाए क्या किया जा सकता है? विजय ने कहा, सच यार, दिल जिस पर आ जाए भला क्या कर सकते हैं? उसने अचानक से गहरी सांस ली और फिर वापस कुर्सी पर बैठ गया। मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। सोचा था कि खुद ही उसका मूड ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी भावुक इंसान था। एक बार नाराज़ होता तो फिर अगले ही पल खुद ही मान भी जाता था। मैं वहाँ से चला गया। अगले हफ्ते जब मैंने पायल को अपने नाम की अंगूठी पहनाई तब विजय भी वहाँ था और हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने चैन की सांस ली कि चलो उसका मूड ठीक हो गया। वो बड़ा ही भावुक लड़का था और वैसे भी थोड़ा फ्लर्टिंग टाइप का था। कॉलेज में उसकी 2-3 लड़कियों से दोस्ती थी और फिर अफेयर भी चला, लेकिन मैं सीधा साधा था। मुझे सिर्फ पायल में दिलचस्पी थी, इसलिए विजय के लिए मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ था। विजय ने भी इसके बाद पायल का जिक्र नहीं किया था कि वो पायल में इंटरेस्टेड था। हमने पायल से भी इस बात को छुपाया। इस तरह हमारी सगाई 1 साल तक चली और हमारी मोहब्बत और भी गहरी हो गई। हम जल्द से जल्द एक दूसरे को पाना चाहते थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि जब तक अपने सपने पूरे नहीं कर लूँगा और अपनी कंपनी नहीं बना लूँगा, मैं पायल से शादी नहीं करूँगा। फिर वक्त गुजरता रहा और मैं दिन रात मेहनत करता रहा। विजय भी मेरे साथ था। उसके बाद पायल का उसने कभी जिक्र भी नहीं किया था और मैं भी नॉर्मल हो गया था और रिलैक्स भी, क्योंकि मुझे लगता था कि विजय को पायल से कुछ समय के लिए लगाव हुआ था, जैसे पहले दूसरी लड़कियों के साथ होता था। और जब मैंने अपनी कंपनी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे एक बिल्डिंग की शक्ल में डाल दिया और हमारा काम चलने लगा, तब मैंने आधिकारिक रूप से पायल को शादी के लिए प्रपोज किया। हमारी सगाई 4 साल तक चली थी और इन 4 सालों में हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मैंने उसे पा ही लिया था। जब वो दुल्हन बनकर मेरे पास आई तो मैं तो उसमें खोसा गया था। वो इतनी खूबसूरत थी और मेरी किस्मत में लिख दी गई थी। मैं विजय को भी अपनी शादी में इनवाइट किया था और वो बिल्कुल चुपचाप सा था, न ज़्यादा मुस्कुरा रहा था और ना ही ज़्यादा दुखी था। बस अंदर तक उतरती निगाहों से मुझे और पायल को देख रहा था।
मैंने उसे ज़्यादा नोटिस नहीं किया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान पायल की तरफ था, जो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत बेहद रोमांटिक अंदाज में हुई थी। पायल मेरी मोहब्बत पाकर और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी और मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैं 1 महीने के लिए अपनी कंपनी विजय के हवाले करके पायल के साथ हनीमून पर चला गया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन वक्त था जो मैंने उसकी संगत में गुजारा था। इस दौरान मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कंपनी में मेरे पीछे से क्या हो रहा है। मेरे सारे सीक्रेट और ज़रूरी दस्तावेज मेरे लॉकर में पड़े थे और मुझे विजय पर पूरा भरोसा था। जब मैं 1 महीने बाद वापस आया तो विजय का रवैया कुछ बदला बदला सा था। शायद वो मुझे खुश देखकर उदास लग रहा था। मैंने कहा, विजय, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक कुंवारे रहोगे? ये कंपनी हम दोनों की है और हमें इससे अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। अब तुम्हें भी अपना घर बसाने की सोचनी चाहिए। मैंने बड़े प्यार से कहा था, लेकिन उसने मुझे कंधे से झटकते हुए कहा, हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। मैंने कहा, कब तक ये बात अपने दिल में रखोगे? तुम्हें लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है, एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी तुम्हें। मैंने उसे छेड़ा मगर न जाने क्यों उसका रवैया एकदम से बदल गया। खैर, उस समय मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। उसके बाद वो जिस फाइल पर मुझसे साइन करवाता रहा मैं बिना पढ़े ही कर दिया करता था, क्योंकि पहले भी ऐसा ही होता था। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी नाक के नीचे वो कितना घिनौना खेल खेल रहा है। उसके अंदर मेरे लिए इतनी जलन और नफरत भर गई थी कि उसने मेरी कंपनी को ही अपने नाम करवा लिया और मैं उसके सामने एकदम खाली हाथ खड़ा था। दुख इस बात का था कि वो मेरा दोस्त था जिस पर मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा था और वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अगर बात सिर्फ कंपनी की होती तो शायद मैं इसे इतना दिल पर न लेता, मगर उसने मेरी बीवी पर भी नज़रें गड़ा रखी थीं। मैं उसकी घटिया सोच पर जितना भी हैरान होता कम था। मैं ये बात पायल को बताने की सोच भी नहीं सकता था। वो क्या सोचती विजय के बारे में। घर आने के बाद मैं बिल्कुल खामोश था। पायल बार बार मुझसे पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे बस हाँ हूँ में टाल दिया था। पहले मैं खुद इस मसले को हल करना चाहता था, विजय से बात करना चाहता था, उसे प्यार से समझाना चाहता था कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगली सुबह जब मैं ऑफिस गया तो एक और कहर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं अपनी ही बिल्डिंग के सामने खड़ा था, लेकिन इतना बेबस था कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था ऑफिस फॉर सेल। मैं गुस्से, सदमे और बेबसी की हद पर था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं विजय का मुंह तोड़ दूं। मैं विजय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैंने सोच लिया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरी ज़मीन, मेरी ही बिल्डिंग मेरे हाथ से इतनी आसानी से निकल जाए। जैसे ही मैंने जेब से मोबाइल निकाला, एक अनजान नंबर से कॉल आने लगा। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और जो बात मैंने सुनी उसने मेरे होश उड़ा दिए। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों से मेरे शरीर का बोझ उठाने से इनकार कर दिया हो और फिर मैं अचानक ही ज़मीन पर गिर पड़ा। फ़ोन पर वही कमीना था और कह रहा था कि घी अगर सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। कितना इंतज़ार किया मैंने इस पल का, जब पायल मेरी हो जाएगी। तुमसे मैंने एक रात के लिए पायल को मांगा था, मगर अब तुम उसकी शक्ल कभी नहीं देख सकोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा सब कुछ छीन कर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। बस तुम्हें बताना ज़रूरी समझा, आज से पायल तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर है। वो सिर्फ मेरी है और मैं उसे हासिल कर चुका हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे आराम से ना मिले उसे मैं ज़बरदस्ती छीन लेता हूँ। और ये तुम्हारे उस सरप्राइज़ का बदला था जो तुमने मुझे 5 साल पहले दिया था, क्योंकि अब तो तुम ज़रूर सरप्राइज्ड हो गए होगे। ये कहते हुए वो ज़ोर से हंसा था और फ़ोन काट दिया। फ़ोन के साथ जैसे मेरा दिल भी टूट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एकदम से पागलों की तरह दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। मुझे अभी तक उसकी बातों पर यकीन नहीं था। मैं घर जाकर खुद पायल को देखना चाहता था। यकीनन वो घर पर ही होगी। मैंने जैसे तैसे रास्ता तय किया। ये दर्द मैं ही जानता था। जब मैं घर पहुंचा तो खामोश घर मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे होश उड़ गए थे। क्या सच में उसकी बकवास सही थी? मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से पुलिस को खबर दी कि मेरी बीवी का अपहरण हो गया है और मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया है। एक पुलिस अफसर से मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, परेशान मत हो, तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे पास होगी 24 घंटों के अंदर। उसने मुझे तसल्ली दी थी, मगर मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं पायल को किसी भी कीमत पर खोने का सोच भी नहीं सकता था। न जाने वो उस मासूम के साथ क्या करेगा। उसे तो यह भी पता नहीं होगा कि विजय इस कदर घटिया सोच का मालिक और धोखेबाज है। काश मैंने उस रात उसे सब कुछ बता दिया होता तो बहुत सतर्क रहती, मगर अब पछताने के सिवा कुछ भी नहीं किया जा सकता था।
मैंने विजय के घर भी पता किया, लेकिन घर बिल्कुल खाली था। उसने अपना सारा जरूरी सामान पहले ही वहाँ से निकाल लिया था, जैसे वो लंबी फ़्लाइट पकड़ने की तैयारी में हो। पुलिस ने सभी एयरपोर्ट्स पर जाने वाली फ़्लाइट्स की चेकिंग शुरू कर दी। मेरा दोस्त एक इंटेलिजेंस अफसर था, इसलिए सब काम बहुत ही जल्दी हो रहे थे, वरना पुलिस तो किसी आम आदमी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। पहले इतने सारे प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता, फिर जाकर वो हमारी बात सुनते, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती। मगर ये शुक्र था कि तौफीक कमाल ने सारा केस अपने हाथ में ले लिया था। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, मगर मैं बेहद परेशान था। जब तक पायल को अपनी आंखों के सामने न देख लेता, सांस तक नहीं ले पा रहा था। वो मेरी ज़िंदगी का सब कुछ थी। अगर उसे खरोंच भी आ जाती तो मैं खुद को कभी माफ़ न कर पाता। सुबह से शाम होने को थी, सारी फ़्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट चेक की जा चुकी थी, मगर पुलिस को नहीं लग रहा था कि अगर वो देश से भागा है तो वो हवाई रास्ते से गया होगा, क्योंकि इतनी जल्दी पायल का पासपोर्ट और वीज़ा बनवाना नामुमकिन था। पुलिस ने उसका नंबर ट्रेस किया, मगर नंबर भी बंद जा रहा था। फिर मेरा दिमाग धीरे धीरे काम करने लगा कि आखिर वो जा कहाँ सकता है। और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। एक हफ्ता पहले मैं किसी काम से उसके केबिन में गया था, वो वहाँ नहीं था, तो मैं फाइल्स देखने लगा। मुझे एक ज़रूरी फ़ाइल की ज़रूरत थी कि अचानक एक फ़ाइल में से कुछ गिरा। मैंने नीचे झुककर उन्हें उठाया तो वो 2 टिकट थीं। उन पर लिखी तारीखें 1 हफ्ते बाद की थीं। वे किसी समुद्री जहाज़ की टिकटें थीं जो 1 हफ्ते बाद जाने वाला था, और उन टिकट का आज की ही तारीख थी। अचानक मेरा सिर चकराने लगा। तो क्या वो पायल को समुद्री रास्ते से ले जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो? और ये प्लानिंग उसने बहुत पहले से ही कर रखी थी। वो तो बस मौके के इंतज़ार में था। मैंने जल्दी से घड़ी में समय देखा तो शाम के 5 बज रहे थे, यानी अब से ठीक 2 घंटे बाद वो जहाज़ यहाँ से रवाना होना था। पायल तक पहुँचने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे, और कोई भी समय बर्बाद किए बिना हम वहाँ से निकल पड़े थे। मेरे साथ ऑफिसर तौफीक कमाल भी थे। उन्होंने कहा, बड़ा चालाक आदमी है, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं, हम उसे पकड़ लेंगे, तुम परेशान मत हो। बार बार मैं अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। अगर आज मैंने पायल को खो दिया तो वो मेरी पहुंच से बहुत दूर निकल जाती। 1.5 घंटे बाद हम वहां पहुंच चुके थे। पुलिस ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया था। पूरे जहाज़ को घेर लिया गया था। मैं उस जहाज़ में खुद भी घुस गया था, और तौफीक कमाल और उनके अधिकारी यात्रियों की सूची की जांच कर रहे थे, लेकिन मैं पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। जरूर पायल को उसने बेहोश कर रखा होगा, क्योंकि होश में वो उसके साथ कहीं नहीं जाएगी। पुलिस भी बारी बारी सभी यात्रियों के कमरे चेक कर रही थी, और फिर आखिरकार मैंने उसे दूर से देख लिया। उसने आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा ब्रीफकेस था। शायद वो अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही मैंने पीछे से उस पर हमला कर दिया। इस हमले पर वो अचानक घबरा गया, जैसे उसे यकीन ना हो कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाऊँगा। इससे पहले कि मैं उसे मार मार कर ख़त्म कर देता, पुलिस पीछे से आ गई और उसे हथकड़ी पहना दी। मैंने जल्दी से ब्रीफकेस खोला, क्योंकि मुझे यकीन था पायल उसी में होगी, और यही हुआ था। वो पूरी तरह बेहोशी की हालत में मिली थी, और उसे देखकर मेरा दिल विजय को मारने को चाह रहा था। अगर वो थोड़ी देर और उसके अंदर रहती तो शायद मर ही जाती। मैं उसे वहाँ से निकाल कर अपने से चिपका लिया था और पागलों की तरह रोने लगा। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर कई मामले दर्ज किए गए थे, अपहरण, अवैध कब्जे और हत्या धमकी देने का। वो इतनी आसानी से बाहर आने वाला नहीं था। पायल बहुत हैरान थी, लेकिन बिल्कुल चुप थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम जानती थी कि विजय तुमसे प्यार करता था? तो उसने कहा, हाँ, हमारी शादी की एक रात पहले वो मेरे पास आया था। कह रहा था कि अगर तुम शादी से इनकार कर दो तो मैं तुम्हें करण से ज़्यादा खुश रखूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। कब से? शायद करण से भी पहले। और मैं दूसरी लड़कियों के साथ इसलिए फ्लर्ट करता था ताकि तुम उनसे जलन महसूस करो और मेरे करीब आ सको। लेकिन मुझसे पहले ही करण ने तुम्हें अपना बना लिया। और जुल्म तो ये कि उसने मुझसे ये बात छुपाई थी। और जब उसने तुमसे सगाई की बात की तो मैंने भी सोच लिया था कि तुम्हें प्रपोज करूँगा। अब तुम्हें उसके साथ देखना मुझसे सहन नहीं हो रहा। प्लीज़ इनकार कर दो, वरना बहुत पछताओगे तुम दोनों। मैं तुम्हें दीवानगी की हद तक चाहता हूँ। लेकिन मैंने विजय से सख्ती से कहा कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वो मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा, मुझे पागलों की तरह छूने लगा। फिर मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। उस दिन वो बहुत गुस्से में था कि सब कुछ जलाकर राख कर देगा। लेकिन उस रात के बाद उसने मुझसे संपर्क नहीं किया। मुझे लगा कि वो शर्मिंदा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तो तुमसे दुश्मनी पाल लेगा और थप्पड़ का बदला ऐसा लेगा। वो मेरे कंधे से लगी फूट फूट कर रोने लगी, और मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया,
क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वो ऐसा पागल निकलेगा। लेकिन शुक्र था कि मैं मौके पर पहुंचकर पायल को बचा सका, वरना आज मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।